और इस वक्त आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आया है। बीजेपी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण की मुलाकात हुई है। सवाल यह है कि क्या शिवसेना के बाद अब कांग्रेस भी टूटने वाली है? तो अशोक चव्हाण ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। हालांकि उनका कहना है कि ये कोई मुलाकात जो थी वो औपचारिक नहीं थी। चव्हाण ने कहा कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी के घर हम गणेश दर्शन करने गए थे, वहीं पर ये फडणवीस साहब मिल गए। तो क्या ये संयोग है या फिर कुछ और बड़ी हलचल, आने वाले तूफान की आहट है? पहले शिवसेना टूटी और अब क्या? अगला नंबर कांग्रेस का होगा। जितेंद्र दीक्षित मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। रौनक कुकड़े, पहले मैं आपके पास आऊं उससे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होना अशोक चव्हाण की, ये महज एक इत्तेफाक, ऐसा वो कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता। क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ, जब विश्वास मत के खिलाफ उन्हें वोट करना था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो ट्रैफिक जाम में फंस गया इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। तो ये जो तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं, इशारा तो किसी और कर रही हैं। जितेंद्र। जी हाँ, देखिए शोभना, बिल्कुल महाराष्ट्र में जब से शिवसेना में ये बगावत हुई है उसके बाद से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि अब बीजेपी का अगला निशाना कांग्रेस हो सकती है। और बीते कई दिनों से अशोक चव्हाण के नाम की चर्चा थी और खास करके ये चर्चा उस वक्त ज्यादा गर्म हो गई जब विधानसभा में शिंदे सरकार का बहुमत हासिल करना था और उस वक्त अशोक चव्हाण समेत कांग्रेस के करीब 10 विधायक जो है वो मतदान के लिए नहीं पहुंचे थे। वो देरी से वहां पर पहुंचे थे और विधान भवन का दरवाजा बंद हो चुका था। और उसके बाद से लगातार ऐसी चर्चा चल रही थी कि अशोक चव्हाण बीजेपी के संपर्क में हैं। और अब इस खबर को और ज्यादा बल मिल गया है जब परसों के दिन अशोक चव्हाण ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एक कॉमन फ्रेंड के यहां पर करीब 20 मिनट तक इनके बीच में चर्चा हुई और यह माना जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान सियासी बातें हुई हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या कुछ बातें हुई और क्या कोई सियासी आगे की रणनीति इस मुलाकात में तय की जानी है। लेकिन साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी का इशारा जो है साल 2024 के लिए जो लोकसभा के चुनाव हैं उसकी रणनीति को देखते हुए महाराष्ट्र में काफी कुछ बीजेपी कर रही है। उसमें पहला कदम यह था कि शिवसेना को तोड़ना और राज्य में अपनी सरकार गठित करना, और अब दूसरा कदम यही माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ की जा सकती है। कांग्रेस पहले से ही महाराष्ट्र में काफी वल्नरेबल है। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ और हम अपने दर्शकों को बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और अशोक चव्हाण के बीच हुई मुलाकात पर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कयादे का कहना है कि बीजेपी पैसे और सत्ता के जोर पर सभी राज्यों को हथियाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लगी है, वो सारे राज्य हस्तगत करना चाहते हैं और सारे और उनकी ही सत्ता हो। लोग उनसे चाहे खुश हो या ना खुश हो, पैसे का लालच दिखाना, सत्ता का लालच दिखाना, यह करके भारतीय जनता पार्टी हर एक दूसरे पार्टी में तोड़फोड़ करना चाहती है और उनको सबसे बड़ा डर है वो रीजनल पार्टी से। और इसी खबर पर अब मैं रुख करना चाहूंगी रौनक कुकड़े का। रौनक कुकड़े, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्योंकि हर खबर एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपके सोर्सेज के थ्रू हमें पता लगती है, हमारे दर्शकों को पता लगती है। अब ऐसे में आपके सोर्स क्या कह रहे हैं कांग्रेस की टूट को लेकर, इस मुलाकात को लेकर? जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर जब अगर कहीं आग लगी है तभी धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, कहावत है। इसलिए हम बताना चाहेंगे जैसे कि जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि जब शिंदे सरकार का विश्वास मत था उस दौरान अशोक चव्हाण और करीबन 10 विधायक जो है वो सही वक्त पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ था 20 जून को। ये वो तारीख थी जिस दिन शिंदे ने रात को बगावत कर डाली थी और उसी दिन कांग्रेस में भी जमकर क्रॉस वोटिंग
वोटिंग जो है वो देखने को मिली थी। और बताया जाता है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन पर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस ने कमेटी गठित की है, जिसका नेतृत्व मोहन प्रकाश कर रहे हैं, महासचिव है कांग्रेस के, और वो ये सब कुछ देख रहे हैं। तो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसे लोगों के नाम जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को पता लग गए हैं और इन लोगों पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। पहला प्लान यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी इन विधायकों को निष्कासित कर देती है, इन्हें पार्टी से हटा देती है, तो ये इंडिपेंडेंट विधायक हो जाएंगे और ऐसे में इनके लिए आसानी हो जाएगी कि ये शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरा प्लान ये है जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि बीजेपी नेताओं से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता संपर्क में, जिसमें अशोक चव्हाण है, वो ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें इस्तीफा देकर उपचुनाव के लिए जाना पड़ेगा। और ये निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस और अशोक चव्हाण के बीच में जो मुलाकात हुई है वो इसी को लेकर, इसी चर्चा को लेकर जो है दोनों नेताओं में बातचीत निश्चित तौर पर हुई है। ये हमारे विश्वसनीय सूत्र जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो रौनक कुकड़े को हमने सुन लिया। जितेंद्र दीक्षित, अब शरद पवार क्या करेंगे? पहले ही आप देख रहे हैं कि महाआघाड़ी गठबंधन जो है वो बिखर चुका है। अब अगर कांग्रेस भी टूट जाती है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में कमजोर तो एनसीपी भी होगी ना, इसको क्या ऐसे देखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एनसीपी के मामले में भी हम एक बार देख चुके हैं कि एनसीपी भी एक वल्नरेबल पार्टी है। और अगर मैं साल 2019 की बात करूं तो आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी बगावत जो काफी छोटे समय के लिए एनसीपी में चली थी, और वो बगावत भी बीजेपी ने करवाई थी। आपको वो तारीख याद होगी 23 नवंबर 2019 की, जब एक सुबह अचानक में आपको देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए थे। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वो सरकार टिक नहीं पाई, 3 दिनों तक ही वो सरकार चली थी। लेकिन उससे एक बात के संकेत जरूर मिले थे कि एनसीपी में भी बगावत हो सकती है, एनसीपी में भी फूट हो सकती है। और इस आशंका से या इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी अपनी 2024 की रणनीति के तहत एक एक करके महाराष्ट्र में जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से लोकसभा के सांसद जाते हैं। महाराष्ट्र से 48 सीटें लोकसभा को मिलती हैं और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि महाराष्ट्र में उसकी स्थिति मजबूत रहे। और बीते 2-3 महीनों में आप जो भी फैसले बीजेपी की ओर से लिए जाते देख रही हैं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।